हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एट ग्रेड पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं का जो है पार्ट 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन, पूरा हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। और एक ही वीडियो ये पर्याप्त रहेगा आपके एनवायरनमेंट का, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और 2-4 बार 5 बार इस वीडियो को देखिएगा। आपके सामने किताब हो तो नोट भी कर सकते हैं और आपका जो है पेपर अच्छा चला जाएगा। आप आराम से आसानी से पेपर पास कर सकते हैं और अच्छे अंक ले आएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं तुम्हें कैसा लगेगा। और आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं, आपके 3 सब्जेक्ट हिंदी, गणित और अंग्रेजी, उनकी भी जो है लिंक मैं इसी वीडियोज़ के उसमें डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो सभी वीडियो का समराइज वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पहला प्रश्न है कि एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चील, बाज और गिद्ध इसको पकड़ लेंगे। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, तो वो देती हैं बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। रमा सिक्का उछालकर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आंखों को बंद करके दोनों आंखें खोल करके सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी, जब उसने दोनों आंखें खोली होंगी, यानी कि दोनों आंखें खोलकर। इसके बाद है पक्षी जब अपनी दोनों आंखों से एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो क्या होते हैं, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। क्या होता है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास अधिक होता है। और जब वो अलग अलग देखेंगे तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। चींटियां चलते समय ज़मीन पर क्या छोड़ती हैं, गंध छोड़ती हैं, जिससे वो उसकी साथी चींटियां रास्ता मिल जाता है उनके लिए। जंगली जीवों में को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है सर्दियों में के दिनों में छिपकलियाँ लंबी नींद में चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं, सब सर्दियों में चली जाती हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन तथा शिकार की स्थिति को भांप लेती हैं। आगे है 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाती हैं। तो चील, बाज और गिद्ध। अगला है प्रश्न संख्या 3, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है। तो कंपन की सहायता से वो सुन पाता। चौथा प्रश्न है भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर मैं घुमंतू नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर की बात की गई, तो स्लॉथ की बात की गई। स्लॉथ क्या करता है, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ों पर जाता है, दिन में 17 घंटे सोता है और उल्टा पेड़ पर लटकता रहता है और भालू जैसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करने लगती हैं। तो भविष्य में होने वाली जो है किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आदि का अनुभव उन्हें कर लेना, यानी कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कोई आपदा आने वाली है। प्रश्न संख्या 6, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है। तो हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं उनकी गर्मी से उन्हें हमारे होने का अंदाज पता चल जाता है। पशुओं की खाल, सींग आदि एवं दांतों से क्या क्या सामग्री बनाई जाती है। तो बेल्ट, पर्स, खिलौने, ढोलक, पाउडर आदि बनाए जाते हैं। एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। तो चींटियां दूसरा रास्ता खोजने लगती हैं। अगला है बाघ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, शक्तियां होती हैं। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ अपने इलाके में अपने जो मूत्र है उसकी गंध को छोड़ता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेता है और पत्तों की आवाज़ में आसानी से वो फर्क कर लेता है कि कोई जानवर है या कोई मनुष्य है या हवा से पत्तियाँ हली हैं। नेक्स्ट है बाघ एवं अन्य पशुओं की संख्या कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मनुष्य के द्वारा देखिए पैसों के लिए उनका शिकार करना और उनके जो है प्राकृतिक आवास को नष्ट किया जाना, ये काफ़ी संख्या, जैसे कि जंगल में कई फैक्ट्रियाँ वगैरह लग जाती हैं। प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो दी गई सारणी में घर में बिन बुलाए या पालतू पशु कोई 10 जानवरों के विषय में हमें जानकारी भरनी है। क्रमांक 1 जैसे यहाँ पर भरा गया, जानवर का नाम है बिल्ली, पालतू है कि बिन बुलाए, तो बिन बुलाए आते हैं। भोजन क्या खाते हैं, दूध। कहाँ पे रहते हैं, घरों में रहते हैं। दिनों रात कब सक्रिय रहते हैं, तो बिल्ली दोनों समय सक्रिय रहती है। रक्षी कैसी करती है, अपनी छिप करके। गाय, इसी प्रकार से ये जानकारी आप बच्चों शुरू करेंगे। पाठ 2 कहानी सपेरों की।
पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाजा जो है सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना है, प्रश्न पढ़ते समय नहीं का विशेष ध्यान रखें। तो नहीं पूछा है, तो ढोल है जो वो नहीं बन सकता है। बीन, तुम्बा और खंजरी ये सूखी लौकी से बनाए जा सकते हैं। दूसरा है कि मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्योहारों पर किसान मेरी पूजा करते हैं, तो वो है स्नेक या सांप। चलिए, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा है। तो वो है नाग, दुबोइया और करैत। चलिए, नेक्स्ट है कि एक लड़की काले कपड़े पहन करके जो है सांप की मुद्राओं का नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो इस नृत्य को कहते हैं कालबेलिया। क्या कहते हैं? कालबेलिया। रिक्त स्थान भरिए। हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप जहरीले होते हैं। सांप की जहर से बचाव के लिए जो सीरम है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है दवा, जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की जो है रोजी रोटी में कठिनाई होगी। सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति क्रूर नहीं होता है, बल्कि ये रोजी रोटी के लिए करते हैं। अगला है, सांप की जहर को असर खत्म करने के लिए वाली दवाई जो है वो कैसे बनाई जाती है, जिसे सीरम कहा जाता है। तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। प्रश्न है तीसरा कि सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं। तो सांप के जो है जहरीले दांतों को वो अलग कर देते हैं। आगे है, पुराने समय में वर्तमान समय में सांपों को काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है, अपने शब्दों में लिखें। तो पुराने समय में सांप काटने पर लोग क्या करते थे कि सांप की पहचान करते थे, फिर उसको दबा देते थे। लेकिन आज अस्पतालों में सीरम से उपचार किया जाता है। दी गई पहेली में रोजी रोटी के लिए पाले जाने वाले जीव जंतुओं के नाम छांट कर लिखने हैं। कछुआ, बंदर, मेंढक, सांप, गाय, घोड़ा, मुर्गी, केंचुआ और बैल। इस तरीके से आप इनको यहाँ लिख सकते हैं। काफ़ी आसान कार्य है। यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह से करेंगे? हम उसे नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास ले जाएंगे और उसका उपचार कराएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे? तो काटे गए स्थान पर तत्काल हम रस्सी बांध देंगे जिससे जहर ना फैले, और उसे उल्टी करवा देंगे जिससे थोड़ा बहुत जहर अगर गया हो तो वो निकल आए, पेट में ना मिले, कोई भोजन में देंगे। साथ में उसे बेहोश नहीं होने देंगे, क्योंकि बेहोशी होने पर खतरा अधिक हो जाता है। सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। उनमें से कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं, उससे आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? तो देखिए, सांप, बंदर, भालू से रोजगार करने वालों को कानून से जीवन यापन करने में काफ़ी समस्या हुई है इस कानून से, लेकिन जानवरों की सुरक्षा के लिए सही कार्य है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9वां कि राजू के खेत में सांप को देखकर वहां के खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। यदि आप जो है राजू के स्थान पर होते तो आप क्या करते? तो देखिए, सरकार ने कानून बनाया है कि कोई भी जंगली जानवर को ना तो पकड़ेगा ही और ना ही उसे मार सकता है। और अगर हम भी राजू की जगह होते तो हम भी वही करते। चित्र ए और बी को देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आपके विचार में बाघ को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए, बाघ को जंगल में रखना चाहिए क्योंकि वह उसका जो है प्राकृतिक आवास होता है। सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं? देखिए, बाघों को सुरक्षित रखकर उन्हें प्राकृतिक आवास देने व शिकार से बचाने के लिए। देखिए, टाइगर रिजर्व एक प्रकार से क्या होता है, जहाँ पर टाइगर रहते हैं। देखो, तो टाइगर को आप पिंजड़े में नहीं रख सकते, लेकिन जहाँ वो रह रहा है उस क्षेत्र को संरक्षित कर सकते हैं, जिसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं? सर्कस के प्रति सर्कस के जो जीव हैं उनके प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? तो हमने भालू, शेर, बंदर आदि जानवर देखे हैं। हमें बुरा लगता है जब कोई उन्हें मारता है। प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि जीव जंतुओं के नाम, पालने वाला और जीव जंतु से मिलने वाली वस्तुएं, ये जानकारी आप जो है इकट्ठी। चलिए शुरू करेंगे। पार्ट 3, चखने से पचने तक। अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले कि इनमें से क्या खाने पर पेट में जो है अम्लीयता यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है और खाना न पचने की परेशानी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा तला भुना मसालेदार खाना खाने से। मैं यहाँ पर आप यही उतार देंगे, लिख देंगे। अगला है, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि शरीर में पानी और खाने की मात्रा कम हो जाती है, इसके लिए ये दिया जाता है। आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तो आप
बिना चखे भी कैसे पता लगा लेते हैं, या तो उसे देखकर फफूंदी लग जाती है या फिर उसे सूंघ करके। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मीठी को जो है सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई थी तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ज़्यादातर खाने का स्वाद जो है उसकी गंध से ही आता है। रिक्त स्थान भरना है। ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत जो है ऊर्जा मिल जाती है। जीभ के अगले हिस्से से मीठा स्वाद पता चलता है हमारे लिए। हम आंखें बंद कर भी खाद्य पदार्थों का स्वाद पहचान लेते हैं। लार का कार्य भोजन को लचीला बनाना होता है। अगला है, हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए? जिससे भोजन में लार अच्छी तरह मिल जाए। ठीक है, जब आप भोजन मुंह में लेते हैं तो उस अपने जो लार ग्रंथियां हैं उनसे लार निकलती है और भोजन में मिलती है। भोजन देख मुँह में आ गया पानी, मुँह में भोजन के पाचन में करूं आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमान। तो दांत और लार जो है मोस्टली इसका उत्तर लार होगा। पेट में बनने वाले रस का नाम क्या होता है? तो आमाशय है, जिसे हम पाचक रस भी कहते हैं। अगला है कि मीठी ने अपनी दोस्त को खाने पर बुलाया है और उसके खाने में दाल, चावल, हरी सब्जी, रोटी और सलाद रखा है। उसकी दोस्त ने कहा है कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसलिए स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज़्ज़ा, चिप्स, बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। क्या आप जो है रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, चिप्स, बर्गर खा सकते हो? यदि हाँ या नहीं तो क्यों? नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए पौष्टिक नहीं होते हैं। किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों? तो मीठी का खाना, क्योंकि इसमें पौष्टिक भोजन दिया गया है। सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? सलाद क्यों खाना चाहिए? तो टमाटर, गाजर, जो भी आप खाते हैं, चुकंदर, प्याज, मूली आदि भोजन के रूप में सहायक होते हैं। हमें भोजन का स्वाद किस ढंग से पता चलता है? हमें कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं हम तो हमें भोजन का स्वाद जो है जीभ से पता चलता है। हम मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन स्वाद पहचान लेते हैं। हमारे मुँह में लार का क्या काम रहता है, क्या काम करती है? तो लार भोजन को लचीला बनाती है, जिससे पाचन में आसानी होती है। चित्र को ध्यान से देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है? तो इसके लिए ग्लूकोज की बोतल दी जा रही है। यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है? तो शरीर में जब भोजन पानी ना रुके, यानी कि उल्टी दस्त होते रहें, तब ये दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह दिए गए हैं, ABC। इन समूह को देख करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए समूह में दूध, पिज्ज़ा, ब्रेड, आलू चिप्स, सेब हैं। बी में जो है पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, करेला है। और सी में दिखाया गया है कि रोटी, केक, बर्गर, दूध और मछली। तो कौन सा समूह पौष्टिक भोजन को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर है समूह जो है आपका बी, कि पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी और केला ये पौष्टिक है। हमें पौष्टिक भोजन ना मिलने से स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो पौष्टिक भोजन ना मिलने पर हमारे शरीर में कमजोरी, पेट दर्द जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। इसके लिए शासन के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसके लिए सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन निःशुल्क जो है दिया जाता है। तो इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि खाद्य पदार्थ का नाम, जैसे नींबू स्वाद खट्टा होता है, जीभ के किस भाग से पता चलता है, ये सारी चीज़ें करें। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करेंगे। पाठ 4, खाएं आम 12 महीने। अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ। भोजन पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है कि भोजन करते समय पानी पीने से भोजन अच्छे से पचता है, ये चीज़ गलत है। या तो आप भोजन के पहले पानी पिएं या बाद में भी, बीच में पानी पीने से जो है भोजन नहीं पचता है आसानी से। आम से बनने वाली कौन सी वस्तु को साल भर नहीं रख सकते हैं? तो आम की कड़ी को हम साल भर नहीं रख सकते। अचार, पापड़ और मुरब्बा को रख सकते हैं। निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा? तो एक पूरी तरह से उबला हुआ अंडा जो है पेट में जल्दी पचेगा। आगे है, बंद पैकेट में खाने योग्य वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगी कि वह खाने योग्य है अथवा नहीं है? तो ऑप्शन 4, पैकेट पर दी गई तारीख से हम पता लगाएंगे कि वो खाने योग्य है अथवा नहीं है। रिक्त स्थान की बात करें तो दूध को उबालकर संरक्षित यानी कि लंबे समय तक चलाया जा सकता है। बड़ी, पापड़ और चिप्स से धूप में सुखाने के कारण साल भर कभी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें नमी नहीं होती है। अचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उसमें हम नमक और तेल मिलाए जाते हैं।
कच्चे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा पके हुए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। आगे है, हरे धनियों को खराब होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट करके उसे रखते हैं। अगला है कि आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देख करके खरीदेंगे, तो हम ब्रेड के पैकेट पर उसका वजन, मूल्य और उसकी अंतिम तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट को हम देख के खरीदेंगे। सुखाकर खाई जाने वाली वस्तुओं को गोले से मिलाना है, तो चिप्स हम सुखा करके खाते हैं, पापड़ और वड़ी, ठीक है। ये चीज़ अचार और मुरब्बा जो चीज़ें दी गई हैं, ये मुरब्बा नहीं, ये कोई और चीज़ है, ठीक है। चलिए, अचार की शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्या कोई अन्य तरीका भी अपनाए जाते हैं, तो शीशियों को नमी दूर करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है, लगभग सभी जगह यही तरीका अपनाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। मीना विद्यालय से घर लौट करके आई है, बैग में टिफ़िन निकालना भूल गई है, टिफ़िन में थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी, फिर वह 1 सप्ताह के लिए अपनी नानी के घर चली गई। जब वह घर पर लौटी तो टिफ़िन में बची हुई ब्रेड में उसका क्या बदलाव दिखा होगा, क्या वह ब्रेड खाने योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए, बची हुई ब्रेड अब खाने योग्य नहीं है, क्योंकि अब उसमें फफूंद जम चुकी है और वो हानिकारक है, यानी कि ब्रेड खराब हो चुकी है। दिए गए चित्र में खाली स्थानों पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखें। जैसे आम से बनता है जूस, पापड़ और कड़ी। आंवला क्या क्या बनता है, तेल, मुरब्बा और अचार। संतरे से बनेगी आपकी आइसक्रीम, जेली और जूस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट भरना है। 8वां प्रश्न है कि आम के मौसम में खट्टे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है। आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खट्टे मीठे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, इसे किस प्रकार के बनाया जाता है, तो हम छोटे संक्षेप में समझेंगे कि इसे आंध्र प्रदेश में मामड़ी तांड्रा कहा जाता है। इसे आम के गूदे को चीनी के घोल में मिला करके और इसके परतें धूप में सुखा करके बनाया जाता है, ठीक है। आगे है, मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है, उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। उसकी माँ ने यात्रा के लिए कुछ उसको सामान रख दिया है साथ में। ये आपके अनुसार मीना कौन सा खाना किस दिन खाना चाहिए बताना है हमें। तो ये पूरा सामान दिया गया है, यहाँ पे छाट के लिखिए कि पहले दिन, तो पहले दिन उसे क्या खाना चाहिए, पूड़ी, दूध, पोहा, आलू की सब्जी, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होगा। दूसरे दिन क्या खाएगी वो, मटरी, सेब, केला, नमकीन, ब्रेड थोड़े देर में ख़राब होती हैं, जल्दी नहीं होते तुरंत। तीसरे दिन वो पापड़, अचार, जैम और बिस्कुट, ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर 6 लिखा है, गलत है। चित्र को देख करके नीचे दिए प्रश्न का उत्तर। दी गई सामग्री का मूल्य कितना है, तो 12 रुपये यहाँ पर लिखा है। देखिए सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हैं, 12 रुपये। ये बनने की तारीख, ये एक्सपायरी तारीख लिखी है। चलिए, सामग्री का निर्माण कब किया गया है, तो 12/6/2023 को। सामग्री उपयोग कब तक होनी है, 12/6/2024, यानी कि 1 वर्ष। चीज़ आप और चाहते हैं। चलिए शुरू करेंगे पाठ 5, बीज। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें जो है हम क्या करते हैं, तो भिगो करके गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को जो है पर्याप्त हवा, पानी और धूप नहीं मिली है। इनमें से शिकारी पौधा है, तो शिकारी पौधा कौन सा है, निपेंथिस। चलिए नेक्स्ट है, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है, तो मिट्टी। देखिए पानी के द्वारा, एक सेकंड यहाँ पर, चलिए पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और मानव और जानवरों के द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बिखरते हैं। भिंडी जो है अफ्रीका देश से हमारे यहाँ आई है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा और पानी आवश्यक घटक हैं। शिकारी पौधे का जीवन कीट पतंगे होते हैं। उड़ने वाले बीज स्वयं हल्के और पंख वाले होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के और पंख वाले कह सकते हैं, इस प्रकार से जैसा पंख का हल्का वजन होता है ना, एक जगह से उड़ना, बिल्कुल उस तरीके से होते हैं। पौधों के बीज स्वयं पानी और हवा के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या कि कौन कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं, तो लूडो, गिनती, अष्टाचंगा इत्यादि। बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम, तो मनी प्लांट हो गया, गुलाब, और भी आप लिख सकते हैं। हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें चनों को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए लेकिन मनोज के नहीं हुए हैं, तो प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरण के बारे में क्या सलाह दी होगी, बताइए, लिखिए। तो प्रिया ने बताया होगा कि उसे चनों को गीले कपड़े में भिगोकर रखना चाहिए जिससे वो अंकुरित हो सकें। इस चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर दें। यह चित्र किस पौधे का है, तो नीपेंथिस का है। ये पौधे अपना भोजन किस प्रकार, तो कीट पतंगों को खाकर ये भोजन बनाते हैं।
प्रश्न है बॉक्स में दी गई सब्जियों को उनके कौन कौन से देश से लाया गया है। तो भारत से ये सब्जी यहाँ पर लिखी हैं, इनसे बताइए। तो भारत में बैगन, मूली, करेला और आम। दक्षिण अमेरिका में अमरूद, मिर्ची, आलू, टमाटर। यूरोप से गोभी और मटर। अफ्रीका से जो है भिंडी और कॉफ़ी लाए गए हैं। सोचिए और लिखिए। मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज सौंफ, मेथी, अजवाइन हैं। हल्के बीजों की बात करें तो जीरा, धनिया और सौंफ। अंकुरित करके खाए जाने वाले तो मूंग और चना, आप कोई भी लिख सकते हैं। 9वां है, आपने गमले में एक बीज लगाया है और उसके होने की प्रक्रिया का अवलोकन करके अंकुरण के क्रमबद्ध चरणों को नामांकित दर्शाती हैं। तो यहाँ पर आप ये गलत, पहले आप यहाँ पर बीज बनाएंगे, फिर उसमें से एक अंकुरित निकलेगा और इस प्रकार से थोड़े 1-2 पत्तियाँ निकलेंगी, फिर बड़ा पौधा। तो इस प्रकार से क्रम से यहाँ पर आपको बनाना है। चलिए, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से। तो आवश्यक घटक की बात करें तो हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान और नमी। मोना ने 2 गमले लिए हैं। गमला ए में जो है साबुत दाल के बीज बोए हैं, गमले बी में दली हुई दाल बोई है और उसमें दोनों गमलों में समान रूप से पानी और खाद भी दिया है। उसके जो है एक गमले में अंकुरण हुआ है परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ है। तो किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों। तो गमला ए में जो है अंकुरण हुआ होगा क्योंकि ये साबुत बीज थे और इसमें जो है अंकुरित होने की क्षमता थी। किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों। तो गमला बी में जो है अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि इसने जो है अंकुरण की क्षमता अपनी खो दी है या खत्म हो गई। प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो यहाँ पर कुछ बीज, जैसे उदाहरण के लिए मसूर के बीज रखे गए हैं। रंग लाल होता है, आकार गोल होता है, ऊपरी सतह चिकनी और उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं। ये सीट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये शुरू करेंगे पाठ 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। सबसे पहले जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे कि गर्मियों में पानी की किल्लत कमी आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो पानी की किल्लत से बचा जा सकता है। घड़सीसर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि वर्ष भर पानी मिलता रहे। अलबरूनी किस देश से आया था। तो वो आया था उज़्बेकिस्तान से। इसके बाद है यह चित्र संदेश क्या देता है। तो ये जो चित्र है ये बताता है हमें कि जल बचाओ। हमें बारिश के दिनों में पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही क्या नहीं है कि कुआं, तालाब, टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं करना, ये गलत कथन है, जबकि हमें करना चाहिए। बाकी आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थान। पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ बनाते थे। पानी अनमोल है और हम उसकी बचत करना चाहिए। वर्षा का पानी शुद्धतम स्रोत है। घड़सीसर में 9 तालाब जो है आपस में जुड़े हुए थे। सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी भरकर कहाँ जाता है। तो यह नालियों और गड्ढों में जाता है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए चित्र में इस निशान को खींच करके बताना है कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुँचेगा। तो कैसे पहुँचेगा, इस तरीके से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि आज के समय में प्यासे राहगीरों और यात्रियों को पानी पाउच या बोतल आदि उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में यात्रियों को पिलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं होती थीं। तो पुराने समय में प्याऊ और मशक, आप गूगल करके भी देख सकते हैं दोस्तों, मशक का प्रयोग करते थे। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहा जाता है। तो पीने के लिए पानी की तक आसानी से पहुँच सके इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। मान लीजिए कहीं बाल्टी नहीं मिलती है तो सीढ़ियों से उतर कर आप जा सकते हैं। इस वर्ग पहेली में कुछ जल स्रोतों के नाम खोज करके, जैसे नहर, नलकूप, झील करना है हमें, कंप्लीट आप कर लेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 7, ये बिल आपको दिखाया गया है, आप अपनी पुस्तक खोले होंगे, उसमें देख करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यह बिल किस दफ्तर से आया है। तो दिल्ली जल बोर्ड से आया है। बिल के अनुसार कितनी राशि का भुगतान। तो इस पुस्तक में मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यह बिल किसने जारी किया है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया है। जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण बताइए। तो पेड़ों की निरंतर कटाई होती है, इससे जल स्रोत सूख जाते हैं, पानी रुकता नहीं एक जगह पर। ज़्यादातर जगहों पर जो है सीमेंट का निर्माण हो जाना, जिससे ज़मीन के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी का दुरुपयोग एवं जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने संबंधित एक पोस्टर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने भी बना दिया है। चलिए, नेक्स्ट है कि यदि किसी कारणवश आपके घर में 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो आप कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपके लिए। तो पानी ना आने से हमारी दैनिक क्रियाएं रुक जाएंगी, जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना बनना, जिसके लिए हम या तो टैंकर से पानी लेंगे या फिर किसी पड़ोसी जिसके यहाँ पानी उपलब्ध हो उससे मदद हमें लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट कार किस कार्य में कितना पानी खर्च करते हैं ये भी आपको तैयार करना है। लेंगे पाठ 7, पानी के प्रयोग। पहला ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि मृत सागर में तैरना आसान होता है। क्यों होता है। क्योंकि पानी जो है गाढ़ा होता है, यानी कि अधिक नमकीन पानी होता है, जिसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व अधिक रहता है।
चाय बनाते समय कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलेगी? जब इसे छानेंगे तो छानने पर कौन सी वस्तु छन्नी में ऊपर रह जाएगी? तो दूध, शक्कर और चाय का मसाला तो घुल जाएगा, लेकिन जो चाय पत्ती है वो पानी में नहीं घुलेगी। पानी में तैरने वाली वस्तुओं को सही समूह में पहचानिए। तो कागज़ की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल और प्लास्टिक की गेंद जो है ये पानी में तैरती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो है आयशा ने कच्चा अंडा और उबला हुआ अंडा पानी में से भरे कांच के गिलास में डाला है, तो क्या होगा? जो कच्चा अंडा है वो डूब जाएगा और उबला हुआ अंडा जो है पानी में तैरता रहेगा। एक सुई पानी में डूब जाती है, ये रिक्त स्थान जो है हम भर रहे हैं, और जबकि एक विशाल जहाज तैरता रहता है। चौक का पाउडर को पानी से निस्पंदन यानी कि छानने की प्रक्रिया के द्वारा जो है हम इसे अलग करते हैं। नेक्स्ट है कि नींबू नमक मिले पानी में तैरता है। नमकीन पानी होगा तो नींबू तैरता रहेगा। तेल पानी पर अघुलनशील होने के कारण सतह पर रहता है, तेल पानी में नहीं घुलता है। शक्कर ठंडे पानी की अपेक्षा है जो गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। पानी में नमक डालने पर क्या होगा कि पानी में नमक डालने पर उसका घनत्व व जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। संसार का सबसे नमकीन सागर का नाम बताइए, तो वो क्या है? डेड सी यानी कि मृत सागर। और चौथा प्रश्न है कि आयशा ने जो है अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शहद की बूंदों को दौड़ कर आई है। सोचकर लिखिए कि टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और जो है कौन सी बूंद सबसे पीछे रहेगी। तो इस दौड़ में क्या होगा कि जो पानी की बूंद है वो सबसे आगे निकल जाएगी, और फिर जो है तेल और उसके सबसे पीछे जो है शहद की बूंद रहेगी, क्योंकि पानी पतला होता है और शहद जो है गाढ़ी होती है। प्रश्न संख्या 5 जो है कि रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया है, अब इसे वापस प्राप्त करने का तरीका लिखना है। तो पानी को उबाल करके इसे हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, वो उड़ जाएगा सारी चीज़ें, बाकी नमक आपका जो है रह जाएगा उस बर्तन में। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गीला रूमाल जल्दी सूखेगा? तो तेज़ धूप में डाला गया रूमाल जल्दी सूखेगा, क्योंकि इसमें धूप भी लगनी है और हवा भी लगनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्यों पानी में घुलने वाली वस्तुओं को दिए गए खाली स्थान में भरना है। तो शक्कर, चाय पत्ती और आटा, तो क्या घुलेगा? शक्कर। इसमें काला नमक घुल जाएगा और इसमें मक्खन आपका जो है पानी में घुल जाएगा। इस चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये चित्र आप देख लीजिएगा एक बार। चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तुओं का नाम लिखकर उनके तैरने का कारण। तो पेंसिल, बॉल, प्लास्टिक की बॉल, ये सभी तैरेंगे, क्योंकि बर्फ़ भी तैरेगी पानी में, क्योंकि पानी का घनत्व तो इनसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए चित्र में पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके डूबने का कारण लिखेंगे। तो चम्मच, पत्थर, रिंग, कील और ये सभी डूब जाएंगे, क्योंकि इनका घनत्व पानी से अधिक होता है। निम्न पदार्थों में से आप पानी में से कैसे अलग करेंगे? पानी से चॉक पाउडर निस्पंदन यानी कि हम छान के करेंगे अलग। पानी से मिट्टी भी छानकर निस्पंदन के द्वारा की जाएगी। और पानी से तेल थोड़ा ठंडा करके, पानी में से जब हम पानी को थोड़ा ठंडा करेंगे तो तेल की एक परत ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पानी में से लकड़ी का बुरादा निस्पंदन यानी कि छान करके अलग करेंगे। अगला है 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, यह आप अपने दोस्तों को कैसे समझाएंगे? तो नमक देखिए रंगीन होता है और पानी भी, इसलिए हम दोस्त को चखने के लिए कहेंगे, जिससे उसे पानी का स्वाद खारा महसूस होगा और उसे समझ में आ जाएगा कि इसमें नमक है। ये आपको प्रोजेक्ट कार्य पूरा करना है। आपके रसोई घर में उपलब्ध चीज़ों को लाना है। जैसे शक्कर लाए हैं तो ये पानी में घुलती है, डूबती है या तैरती है, इस प्रकार से ये टिक करेंगे। तो ये तो हमारा पूरा वीडियो बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ 8, मच्छरों की दावत। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रजत को जो है डॉक्टर ने खून की जांच करके मलेरिया से ग्रस्त बताया है। यह बीमारी किस जीव के काटने से होती है? तो ये होती है मादा एनाफिलिस जो मच्छर है उसके काटने से। आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे निम्न में से कौन सी बीमारी होगी? तो उसे है जो वो है अनीमिया रोग है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि आसपास के गड्ढों में जो गंदा पानी जमा हो जाता है वो जो है इस चीज़ को दावत देता है। नेक्स्ट है कि अनीमिया का पता लगाया जा सकता है। तो ब्लड टेस्ट यानी कि रक्त के परीक्षण से ये चीज़ का पता लगेगा। रिक्त स्थान, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अनीमिया होता है। मलेरिया की दवा जो है बनाने के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग हम करते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उससे
उनसे निकलने वाले कीड़े जो होते हैं उसको हम लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा। मलेरिया की पहचान के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है अतिलघु उत्तरीय की लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या चीज़ें लेंगे? तो पालक, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला है कि रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो उन्होंने हमें बतलाया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, वो भी मादा एनाफिलिस मच्छर। पहले बूझकर के नाम बताइए। सूक्ष्म जीवों को बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों में क्या अलग कलाऊं। तो इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप, जो छोटी से छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा करके दिखाता है। वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम हमें ये इस प्रकार से करने हैं। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। आगे है कि रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था। एक सेकंड, पानी भरा था। उसके जो है चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़काया। क्यों छिड़काया? जिससे मच्छरों का लार्वा उत्पन्न ना हो और मच्छर भाग जाएं। ठीक है, यानी कि आपने तेल डाल दिया तो एक लेयर बन गई जिससे मच्छर लार्वा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे। मक्खियाँ काटती नहीं है फिर भी बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं बीमारियाँ? तो मक्खियाँ देखिए गंदे नालों और कचड़ों आदि पर बैठ करके हमारे खाने पीने की वस्तुओं पर बैठ करके हमारे शरीर में बीमारियाँ पहुँचा देती हैं। आरती को अनीमिया हुआ है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा है। रजत को मलेरिया हुआ है, आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं? तो देखिए रजत का मलेरिया ठीक नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया जीवाणु से होता है। कैसे होता है? जीवाणु से होता है। जबकि पालक में जो है क्या होता है? आयरन होता है, जो कि एनीमिया के लिए है। ठीक है, चित्र में दी गई ये रिपोर्ट दी गई है रजत के लिए बारे में, आपकी बुक में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। प्रश्नों के उत्तर हम बता देते हैं। यह रिपोर्ट किसके नाम की है? रजत। जब भी कोई रिपोर्ट लाते हैं आप पे बीमारी की तो उस पर नाम होता है। रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता लग रहा है? तो मलेरिया का। रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर पर क्या क्या उपयोग करना चाहिए? तो मच्छरदानी लगाए, नीम की पत्तियों का धुआं भी कर सकता है अगर उपलब्ध हैं, और ऑल आउट वगैरह जो आज के समय में आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखें दिए गए प्रश्नों को। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या आपकी किताब में भी आपको ये दिख रहा होगा। अब प्रश्नों का उत्तर देना है। पोस्टर में आपको किससे सावधान रहने के लिए कहा गया है? तो मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सावधान रहने के लिए कहा गया। पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छरों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। आसपास पानी जमा ना होने देना, गड्ढों में भरे पानी के इसमें तेल का छिड़काव करना। आगे है पोस्टर को ध्यान से देख करके बताएं कि मच्छर कहाँ ज़्यादा बढ़ते हैं और इनमें कौन सी बीमारियों का खतरा होता है। तो मच्छर पानी के खुले बर्तन जो होते हैं, जैसे टंकी आपकी अगर खुली है या नाली खुली हुई है, जिससे मलेरिया व डेंगू का खतरा काफ़ी हो जाता है। तो ये था। शुरू करते हैं पाठ 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर दूसरा है कि केवल अपने खाने का इंतजाम करना, ये जिम्मेदारी नहीं होती है। जिम्मेदारी होती है कि सभी का खाने का इंतजाम करें। पर्वतारोहण के समय चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को कहते हैं रैपलिंग। क्या कहते हैं? रैपलिंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न दिए गए समूह में से कौन सा समूह जो है पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का है? तो हंटिंग, स्लिंग और रैपलिंग, ये पर्वतारोहण में की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। चलिए आगे है रिक्त स्थान। चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सकें, इसके लिए चट्टानों के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए हमें? इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण हमें समकोण बनाना चाहिए। आगे है आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाएं तो चिल्ला करके या आवाज़ दे करके अपने साथियों को संकेत दे सकते हैं। बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए जो हम छड़ियों का उपयोग करते हैं, एक प्रकार के कहें तो डंडे का उपयोग करते हैं, जो बर्फ पर हमें टिकाए रखता है। पर्वतारोहण अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचाने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह पंख के कारण गर्म रहता है। इस पे पंख जैसे पक्षियों को गर्म रहते हैं तो उसको नाम दिया गया है कि पंख, बाकी ये पंख वैसे नहीं होते हैं।
चलिए, इसके बाद ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के हमें उत्तर देने हैं कि पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की लड़की स्कूल में से पिकनिक के लिए आई है। वह पहाड़ पर 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। उसके पास कुछ भी नहीं था। अंधेरी रात में ठंड से ठिठुरते हुए उसने पूरी रात बिताई। बड़े होकर उसी लड़की ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगीं। सन 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची पहाड़ चोटी जो माउंट एवरेस्ट है पर कदम रखा। उस समय इसकी ऊंचाई यही रही होगी। ठीक है। बर्फ़ खोदकर कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ करके रस्से से अपने आप को हुक पे बांधा एवं तब वह और उसके साथी चोटी पर खड़े हो पाए। उनकी खुशी का पारावार नहीं था, यानी कि ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां भारत का तिरंगा गाड़ा। वे 43 मिनट तक ऊंची चोटी पर रहे। वह भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। तो बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थीं। ठीक है। चलिए, यह महिला कौन थी? तो यह महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? तो माउंट एवरेस्ट पर जाकर के भारत का नाम रोशन किया, इसलिए उन्होंने झंडा गाड़ा। और होता क्या है कि जब कोई भी किसी भी देश का जो महिला या पुरुष जाते हैं तो वहाँ पर अपने देश का झंडा गाड़ेंगे और फोटो लेते हैं। वह माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो 23 मई 1984 को समय दोपहर 1:07 पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर। वर्तमान में 48 मीटर भी कहीं कहीं मिल जाती है। कैंप फायर से क्या होता है? पहाड़ों पर आग जला करके रोशनी और बैठकर गर्मी प्राप्त करना कैंप फायर कहलाता है। टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें हवा रुकी रहती है और ठंड भी नहीं लगती है। पर्वतारोही जो होते हैं उनको विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं? तो ठंड से बचाव और ज़्यादा गर्मी के लिए दी जाती हैं। पहाड़ पर जो है टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी जाती है? जिससे कोई भी जानवर टेंट के अंदर ना आ सके। जैसे ये टेंट लगा लिया तो इसके चारों तरफ एक नाली खोद दी जाती है ताकि कोई छोटा मोटा सांप वगैरह उसके अंदर ना घुसे। आपको कभी डर लगता है तो आप डर से उबारने के लिए क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में सभी लोग अपना अपना उत्तर लिख सकते हैं कि हम जो है आंख बंद करके मन को शांत करते हैं और उन्हें याद करते हैं जो बहादुर थे। कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग जो है सोते समय ठंड से बचने के लिए किया जाता है। 9वां है कि सोचिए कि आपको स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है आपके स्कूल में और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाए तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेंगी? तो देखिए, सभी को आगे बढ़ना और पीछे चलना, सभी को आगे बढ़ने देना और खुद पीछे चलना, नहीं चलने वालों की सहायता करना। जैसे किसी को कोई समस्या है, कोई पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ भी, तो उनकी सहायता करें। रुकने के लिए सही जगह का चयन करें कि हमें कहाँ पर रुकना है। सभी के खाने पीने का प्रबंध हमें करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा कार्य किया है? तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो सभी जो है अपने हिसाब से लिख दीजिए, कभी आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपको लगा है कि आपने एक बहादुरी का कार्य किया है। तो यहाँ पर जैसे एक प्रश्न का उत्तर मैंने कर दिया है कि हाँ, हमने एक बार विद्यालय से घर जाते समय एक गाय के बछड़े के लिए गड्ढे से बाहर निकाला था और उसे उसकी माँ के पास छोड़कर आए थे। तो इस प्रकार से ये आपका एक हिम्मत भरा कार्य हो सकता है। तो एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो ये था। चलिए, देर न करेंगे, शुरू करेंगे पाठ 10, बोलती इमारतें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ किलों में जो है बड़े झरों की खिड़कियाँ और रोशनदान बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो ये रोशनी और हवा के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महलों में ठंडक रहे इसके लिए हवा भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए। राखी ने अपने घर का नक्शा बनाया, उसमें इस प्रकार से ये चिन्ह बनाया गया है। तो ये किसके लिए होता है? दरवाजे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे, सृष्टि सूर्योदय के समय पूर्व के विपरीत दिशा में और मुँह खड़ी है। पूरब के विपरीत मुँह करके खड़ी है। उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो उसके दाएं तरफ होगी उत्तर दिशा। अंत में मैं आपको समझा दूंगा दिशा के बारे में। चलिए, प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण क्या होता था? तो इनका जो मुख्य कारण होता था वो था वाटर प्रेशर, यानी कि जल दबाव। जल पर दबाव पड़ेगा तो जल ऊपर की तरफ आएगा। पुराने समय में बंदूकों और तोपों का उपयोग किया जाता था। आजकल कई देश से जो है युद्ध के लिए किसका? मिसाइलों का प्रयोग करते हैं। पुराने बुर्ज किले की दीवारों से भी ऊंचे होते थे। जो है बुर्ज बनाए जाते थे वो किलों की दीवारों से ऊंचे होते थे।
आपने पाठ में पढ़े ही होंगे। गोलकुंडा किले के अंदर शहर बसा हुआ था, पूरा एक शहर बसा हुआ है गोलकुंडा में। गोलकुंडा किले की दीवारें सुंदर व नक्काशी से सुंदर उस पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सभी किलों पर लगभग यही होती हैं। नक्शे में जो ऊपर की ओर दिखाया जाता है इस प्रकार से, वो उत्तर दिशा होती है। गोलकुंडा किला की दीवारें मोटी मोटी क्यों बनाई गई थी? तो किले की सुरक्षा के लिए जो है दीवारें मोटी बनाई जाती हैं कि आसानी से तोड़ा ना जा सके, और हथियार से जैसे कोई गोला बारूद मार रहा है तो उससे भी नुकसान ना हो। म्यूजियम में प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों को संभाल कर क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि इनसे हमें लोगों के रहन सहन और उनकी संस्कृति व इतिहास की जानकारी हमें ये मिलती है। किले में जो है बुर्ज और छेद क्यों बनाए जाते हैं? तो उनकी किलों की सुरक्षा के लिए बुर्ज और उसमें जो छेद बनाए जाते हैं, छेदों से देख सकें, अगर कोई हथियार से हमला करना है तो वो भी कर सकते हैं। प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? तो मोटी मोटी दीवारें बनाना, लंबा चौड़ा गेट लगाना और बुर्ज आदि बनाए जाते थे। गोलकुंडा के किले में पानी का इंतजाम कैसे किया गया था? तो किले में कई बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे जिनमें पानी स्टोर होता था, और फव्वारे भी थे जिससे हर समय पानी मिलता रहता था। उस समय नल टोंटियाँ वगैरह थोड़ी ना चलते थे। चलिए, उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानकारी तो हथियार देते हैं, जेवरात या आभूषण कह सकते हैं, मूर्ति कला, किस प्रकार की मूर्तियाँ बनती थी उस समय के, भवन कैसे भवन होते थे, और बर्तन भी हमें काफ़ी जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ पर कौन कौन से कार्य करने की मनाही होती है? तो दीवारों पर हमें गंदगी नहीं फैलाना होता, और किसी भी वस्तु को बिना अनुमति हाथ ना लगाना। आप अपने विद्यालय का नक्शा बना सकते हैं, तो सभी जो है अपने अपने विद्यालय का यहाँ पर नक्शा बनाइएगा। नीचे दिए गए नक्शों को देख कर के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, ये ऊपर जो है ये उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण हो जाएगी, इस तरफ आपका पूर्व होता है और इस तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, आप अपनी पुस्तक में प्रश्नों को खोल लीजिएगा, मैं जो है आपको इसमें देखकर समझाता चलूँगा, और बाकी मैं आपको अगला पेज भी दिखा ही दूँगा, तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न जो है कि अम्बरीश के घर से रामू का घर किस दिशा में? तो देखिए, अम्बरीश का घर ये है, ठीक है। अब रामू का घर जो कहाँ पर है? तो रामू का घर आपका ये पड़ता है इस तरफ। तो ये जो है किस दिशा पड़ रही है? ये पड़ रही है आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका घर है। दूसरा जो प्रश्न है कि सृष्टि वेयर हाउस कहाँ है? ये है। ये इससे जो है रामू के घर जाने के लिए कौन कौन से स्थान से जाना पड़ेगा? तो यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा उदय स्कूल, फिर इस तरफ से जाएंगे तो पड़ेगा जिला शिक्षा केंद्र, फिर आएगा आपका डाकघर, और फिर आ जाएगा रामू का घर। तो इस रास्ते हम जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि शासकीय प्राथमिक शाला लूहरवाड़ा जो है, इससे दलसागर तालाब कौन सी दिशा में है? तो दलसागर तालाब कौन सी दिशा में है? तो इस दिशा में है। तो ये है दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा। चलिए, अगला जो सवाल है कि दलसागर से जबलपुर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? तो दलसागर से जबलपुर जाना है तो हमें सीधे बिल्कुल उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। आगे है कि जिला शिक्षा केंद्र से सृष्टि वेयर हाउस, तो ये इस प्रकार से दिशा पड़ रही है, तो जो आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में ये पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था। और ये देखिए, इसका भी आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न आपके यहाँ पर लिखे ही गए हैं, ये प्रोजेक्ट कार्ड था। चलिए, पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे कि पानी हमेशा जो है ऊपर से जो है नीचे की ओर बहने का मूल कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का खिंचाव, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के अंदर एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण, जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। चलिए, दूसरा है कि आपने टूटता तारा देखा होगा, यह टूटता तारा उल्कापिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसके लिए जो है सही है कि तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जो है जल जाता है, पृथ्वी के जैसे ही आयनमंडल में वो चीज़ आती है उल्कापिंड, और जो है बिजली की तरह बिल्कुल जल के ज़मीन पर गिर जाती है, और कुछ तो जो है आसमान में ही नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न जो है कलाएँ प्रदर्शित की गई, जिसमें काला भाग जो है प्रकाशित है। अब काला भाग क्या है? प्रकाशित है। अब बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की और चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न को हमें बताना है। चलिए एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको सही करके देता हूँ। तो जो है काला भाग कैसा है आपका? प्रकाशित कहा गया है। मैंने काले भाग को अंधेरे में समझा,
चलिए, इसका जो आपका देखिए सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, बी। कैसे कहेंगे, सबसे पहले जो है खा नंबर पर हमें बताना है पूर्णमात, पूर्णमा को पूरा दिखेगा, उसके बाद दिखेगा ये, उसके बाद दिखेगा ये और अंत में दिखेगा का। तो यानी कि थोड़े कम होते जाएंगे आपके ये भाग। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा ये सही है, ये गलत लिखा गया है, मैंने पहले इसको समझ लिया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। तारे रात में ही दिखाई क्यों देते हैं? तो दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि ये नहीं देख पाते हम इस चीज़ को, तो दिन में सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। चलिए, पृथ्वी को नमूने को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो नमूना होता है जैसे हम देख पाते हैं उसे ग्लोब कहते हैं, जो आपके कई ऑफिस और स्कूल में रखा होगा आपके। सुनीता विलियम्स जो है पृथ्वी से किलोमीटर दूर स्पेस पे गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 360। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, तो ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी अंतरिक्ष में हवा की तरह बिल्कुल तैरता है। ग्लोब का नीला भाग समुद्र यानी कि जल को दर्शाता है। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है कि पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ है? तो देखिए, एक पृथ्वी भले ही गोल हो लेकिन पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है, विस्तृत है और गुरुत्वाकर्षण बल से जो है पृथ्वी की तरफ जल खिंचा हुआ है। चांद से जुड़ी हुई कोई दो त्यौहार तो पूर्णिमा और करवा चौथ, अमावस्या भी हो सकती है लेकिन अमावस्या कोई विशेष त्यौहार नहीं होता है, ईद होती है। ठीक है, ईद भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद पर जो है सबसे पहले उतरे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? चित्र बनाइए। तो पूर्णमासी को चांद पूरा होता है, बना दिया आपने, बना सकते हैं। अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए तो पानी का क्या होगा? तो पानी की जो बूंदें हैं वो बिल्कुल अंतरिक्ष में हवा की तरह उड़ती रहेंगी। वैसे तो हवा वहाँ होती नहीं, निर्वात होता है, तो बिल्कुल उड़ती रहेंगी। ठीक है, आपको बूंद को हाथों से पकड़ना होगा, फिर आप पिएंगे। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए केवल समुद्र और ज़मीन ही दिखाई देती है। जैसे आप हवाई जहाज़ में भी कभी यात्रा करें तो आप देखेंगे कि नीचे का हमें उतनी चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। अगर खेत हैं तो खेत दिखेंगे, पानी है तो पानी दिखेगा। ग्लोब को देख करके आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो ग्लोब की मदद से हम देखिए देशों के बारे में पता लगा सकते हैं, कौन से देश की स्थिति कहाँ पर है, नदियाँ देख सकते हैं, पर्वत देख सकते हैं और आदि जानकारियाँ, कुछ और चीज़ें भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई ज्वालामुखी है उसका नाम लिखा होता है। सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था किंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष में कोई ऐसी 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी के अनुभवों से अलग होती हैं। तो देखिए, एक ही जगह पर टिक कर आप नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ा मूवमेंट करना ही पड़ेगा। उड़ते हुए खाना खाना पड़ेगा, बैठ के नहीं खा सकते हैं। हाथ मुँह धोने के लिए आपको बुलबुलों को पकड़कर मसीलना पड़ेगा या और कपड़ा गीला करना पड़ेगा पहले। और बाल हमेशा आपके खड़े रहेंगे, ठीक है, नीचे नहीं होंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कंघी की आवश्यकता आपको होगी नहीं और हमेशा आप ऐसा लगेगा कि आप तैर रहे हों। चलिए आगे है। सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके हाथ में पेंसिल टूट जाए, आपके हाथ से पेंसिल छूट जाए सॉरी, तो क्या होगा? पेंसिल इधर उधर बिल्कुल उड़ती रहेगी। आपके बालों का क्या होगा? बाल हमेशा खड़े हुए रहेंगे। लंच टाइम में लंच करने में दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? तो लंच को उड़ते हुए पकड़ना पड़ेगा, फिर उसको खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ होगी। अब प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है, चाँद निकलने का 1 सप्ताह है तक समय नोट करिए कि कब निकल रहा है और उसके चित्रों को भी आप पार्ट 12 खत्म हो जाएं तो। चलिए, पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि निम्नांक में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होगा? तो वर्तमान समय में जो है CNG का उपयोग यदि आप करते हैं तो सबसे कम प्रदूषण होगा। बाकी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इनसे काफ़ी अधिक प्रदूषण होता है। इनमें से सबसे कम प्रदूषण वाले वाहनों के नाम, तो साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी, किसी में कोई प्रदूषण नहीं होना है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए उचित उपाय क्या होगा? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करनी होगी। जैसे आपका ट्रेन हो गया, बस हो गई, ये सार्वजनिक वाहन कहलाते हैं। चलिए, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल मैं बन पाता हूँ, अब मेरी भरमार। तो इसे कहते, इसका सही उत्तर है ईंधन का तेल। देखिए, ये जो है काफ़ी सीमित मात्रा में हो और इसे बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं। जब ये आपका ईंधन बन पाता है तो इसका उपयोग कम से कम करें। वाहन ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं हम वाहनों में ईंधन भरवाने। पेट्रोल डीजल के भंडार सीमित हैं। जब लाल बत्ती पर वाहन रोकते हैं तो इंजन बंद कर रखना चाहिए।
उपले और लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर पाए जाने वाले खनिज हैं। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 1980 में 50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, फिर 2000 में 75 और 2020 में 102 रुपये पर लीटर। तो वर्ष 1980 से 2020 के मध्य पेट्रोल में की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है? तो 52 रुपये की। 50 रुपये से 102 के अंतर जो 52 रुपये का अंतर आया है। वाहन चलाने के लिए कौन कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इससे क्या समस्याएं होती हैं? वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा आपका, और क्या होगा? सड़कों पर भारी ट्रैफिक भी रहेगा। नेक्स्ट है खनिज तेल बचत जागरूकता। एक पोस्टर आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, और भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। यदि आपकी बस ट्रैक एग्जाम में फंस जाती है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार का प्रदूषण महसूस करेंगे? तो वहाँ पर एक तो वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि वहाँ से धुआं निकल रहा होगा। ध्वनि प्रदूषण, लोग हॉर्न बजा रहे होंगे पों, तो इससे ध्वनि प्रदूषण। और तापमान भी, जब धुआं निकलता है तो आपने देखा होगा कभी किसी ट्रक वगैरह या बस के बगल में आप खड़े हुई तो इंजन के बगल में एक अलग ही गर्माहट होती है, तो टेम्परेचर भी वहाँ पर बढ़ रहा होगा। तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? तो प्रतिदिन जो है वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और दैनिक जीवन में भी तेल पर निर्भरता जो है काफ़ी अधिक हो रही है। एक परिवार कोयले की सिकड़ी पर और दूसरा परिवार जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करके गर्म खाना करता है या बनाता है। आपके अनुसार दोनों में से किसका निर्णय बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से? तो देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले का निर्णय काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो है धन की भी बचत होनी है और ऊर्जा की भी बचत होनी है। अगला है, नीचे एक ग्राफ दिया गया है, देखिएगा इसको गौर से। ये 2003 का है, ये 2023 का है, ठीक है। और इसमें देखिए चीज़ क्या है कि 2003 में जो है 50 में लोगों में से 20 लोग जो है पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी का 5 लोग, सीएनजी 2, और 23 लोग जो है साइकिल से जा रहे हैं। वर्ष 2023 में क्या हो रहा? डीजल पेट्रोल पर तो बराबर ही है 20 लोग, लेकिन एलपीजी पर 10 लोग आ गए हैं 5 से, सीएनजी पर 2 से 8 हो गया, और 12 लोग 23 पे थे तो वो 12 साइकिल से बचे हैं। अब हम उत्तर देंगे तो क्या हो रहा है कि सन 2003 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? तो 2003 में सीएनजी कम उपयोग हो रहा है। सन 2003 से 2023 तक कौन से ईंधन में सबसे ज़्यादा कमी आई है? तो साइकिल वालों में। किस ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ा है? तो सीएनजी वालों का। और कौन से वाहनों का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? तो पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम हो। और 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा? तो देखिए सीएनजी के उपयोग में काफ़ी वृद्धि होगी और डीजल पेट्रोल के वाहनों में कमी आ जाएगी। चलिए पार्ट 13 जो है बसेरा ऊंचाई पर। काफ़ी अच्छी कहानी है, आपने पढ़ी ही होगी। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न जो है कि किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया है, आप उसे किससे बनी स्वेटर ले जाने के लिए जो है हम उसे सलाह देंगे? तो हम उसे सलाह देंगे पश्मीना ऊन की। कश्मीर में पाया जाने वाला ये ऊन होता है जो कई गुना जो है आपकी नॉर्मल ऊन से गर्म होता है और वजन में काफ़ी हल्का भी होता है। चांगपा के लोग द्वारा बनाए गए टेंटों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रैबो। क्या कहते हैं? रैबो। आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना है, तो आप कौन सी समूह की वस्तुएं साथ लेकर जाएंगे? तो 2 दिन के हिसाब से हमें जो ज़रूरी है वो क्या है? स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े क्योंकि ठंडा स्थान है, पहाड़ों पर ठंड लगेगी, और सूखा खाना जिससे वो ख़राब भी ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर का एक परिवार जो है डल लेक पे मछली पकड़ता है। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में, याद रखना है। पानी में उगने वाली सब्जियां उगाता और खाता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से माहौल क्या होता है कि जो घर हैं, दुकानें सब पानी में होते हैं और नाव से लोग आवागमन करते हैं, वहाँ पर गाड़ियों का चलना नहीं होता है। साथ ही कमल के फूल टूरिस्ट को बेचते हैं। यह परिवार किस प्रकार के घर में रहता है? तो ये रहता है ढोंगा। जिस घर में वो रहते हैं उनको कहते हैं ढोंगा, ठीक है। लकड़ियों की बनाई जाती हैं, नदियों में ही बनी रहती हैं, एक प्रकार की नदी ही होती है। लेह के घरों की दीवारें सफ़ेद पत्थर से बनी होती हैं और चूने व मिट्टी से पुताई की जाती है इनकी। तापमान को हम या तो डिग्री में लिखेंगे या सेंटीग्रेड में। रैबो टेंटों को याक के बालों से बुनकर बनाया जाता है। कैसे? याक, क्योंकि वो श्रीनगर तरफ मिल ही जाते हैं। चांगपा के लोग व्यवसाय के लिए भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। श्रीनगर में आए पर्यटक जो है हाउस बोट में आकर रुकते हैं। हाउस बोट यानी कि जो बोट होती है, एक नाव, वो घर की तरह बना दी जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में घरों में लकड़ी के फर्श क्यों बनाए जाते हैं? तो ठंड से बचने के लिए, क्योंकि लकड़ी जो है ठंड को अंदर नहीं आने देती, कम अंदर आने देती है। लेह कैसा? एक लेह ठंडा और बर्फीला इलाका है। चांगपा के लोग एक जगह पर क्यों नहीं रहते हैं? तो क्योंकि वे जानवरों के भोजन के लिए जगह जगह जो है बदलते रहते हैं। अगला है
कि चांगपा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। तो चांगपा के लोग दूध, ऊन, मांस और परिवहन के लिए भी हम जानवरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं पर बैठकर यात्रा करते हैं। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले पशुओं के शरीर पर घने और लंबे बाल क्यों होते हैं? तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए, जिस जानवर के ऊपर अधिक बाल होंगे उसे कम ठंड लगेगी। नेक्स्ट जो है कि तासी के इलाके के लोग सर्दियों में किस घर की मंजिल पर रहते होंगे? तो देखिए, तासी के इलाके के लोग क्या करते हैं, 2 मंजिल घर बनाते हैं। एक नीचे का मंजिल होती है जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और ऊपर की मंजिल पर वो खिड़कियाँ रखते हैं। तो सर्दियों में क्या घर के नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि खिड़की नहीं होती है तो हवा नहीं आएगी और ठंड भी नहीं लगेगी। श्रीनगर में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो श्रीनगर में जो है लकड़ी और पत्थर से बने पक्के घर तथा हाउस बोट बनाए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो भारत के मानचित्र में मुंबई से दिल्ली जाते समय पड़ने वाले राज्यों को खोजकर अलग अलग लिखना है। तो इस तरफ आपका मुंबई होता है, मैंने ये दर्शा दिया है, बाकी आप ओरिजिनल मैप ले सकते हैं। महाराष्ट्र आपकी कॉपी में ही बना है, फिर मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, और इस प्रकार से हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम होती है और ऊंट और बकरी पाए जाते हैं, ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है। वहाँ के लोगों का जीवन कैसा रहेगा, अपने विचारों से लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि राजस्थान जैसे इलाके की बात की जा रही है। तो घर कैसे होते हैं, मिट्टी के घर बने होते हैं जो ठंडे अधिक होते हैं। और भोजन की बात करें तो ऊँट और बकरी का दूध जो मिलता है वहाँ पर, और ज्वार और बाजरा उत्पादन होता है, क्योंकि इन्हें जो है कम पानी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन, खेती और मजदूरी रहता है, और यातायात के लिए ज़्यादातर ऊँट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का ये दिया गया है कि घर का प्रकार लिखें, क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, घर बनाने में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है और विशेषताएं क्या रहती हैं, ये भी आप जो है जब धरती कांपी। तो शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ कि भूकंप एवं अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? तो जो कुत्ते की मदद ली जाती है उसके सूंघने की क्षमता के कारण ली जाती है। अगर कोई मनुष्य या कोई चीज़ किसी के नीचे दबी है, मलबे के नीचे, या किसी घर में कोई छिपा है, तो वो भौंकते हैं और बता देते हैं। बाढ़ या भूकंप के समय लोग बेघर हो जाते हैं, जब उन्हें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी? जब लोग बाढ़ आ जाती है तो उन्हें सबसे पहले खाने पीने के लिए सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, क्योंकि कपड़े तो उनके पास वही होते हैं जो पहने हैं, और दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं जिन्हें ज़रूरत हो। नेक्स्ट है कि गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर से मिलाकर के बड़े बड़े उपले बनाए हैं, उपले जिन्हें हम कंडे कहते हैं, और उपलों को एक दूसरे के ऊपर रख करके दीवार तथा घास फूस की छत बनाई है। क्यों बनाई है? तो इसका सही जो उत्तर है कि भूकंप से कम नुकसान हो। ठीक, जिससे घर के दुख आकर्षक लगे इसलिए नहीं बनाएंगे, मजबूत लगे इसके लिए भी नहीं, और घर से अधिक लोग रह सकें इसके लिए भी नहीं। नेक्स्ट है कि डूबे हुए घर, जानवरों के बहते हुए शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं? तो ये बताता है हमें बाढ़ में क्या होता है कि घर डूब जाते हैं, जानवर बहते हैं नदियों में, नदी का पानी सभी जगह होता है आदि। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, रिक्त स्थान भरना है। वैज्ञानिक अपने खास तरीकों से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। भूकंप आने पर फर्श के नीचे किसी मजबूत वस्तु के नीचे हमें छिप जाना चाहिए, जैसे कोई टेबल है, इसके नीचे छिप जाएं, इसके पायों को पकड़ लें, जिससे आपके सिर को चोट ना पहुँचे। किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम? तो भूकंप, बाढ़ और सूखा। चित्र देख करके बताना है कि ये बच्चा किस आपदा से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये भूकंप से बचने की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी मुसीबत या आपदा में होते हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेते हैं? तो सबसे पहले एक जिले लेवल पर आपदा प्रबंधन समिति बनी होती है, जो पूरी ये देखती है कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद पुलिस की भी हमें सहायता लेनी होती है जो पास में है, और फिर अस्पताल की भी हम सहायता लेते हैं अगर किसी को ज़रूरत है। भूकंप आने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करेंगे, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे और किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाएंगे। देखिए, अगर आप घर में हैं और आपके पास सामने खुला मैदान है तो आप वहां पर पहुंच जाइए। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर कोई वस्तु नहीं गिरेगी। लेकिन अगर संभावना नहीं है, मान लीजिए आप किसी आवासीय इलाके में रह रहे हैं, तो किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप सकते हैं। किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्र, तो जो आपके यहाँ एम्बुलेंस का नंबर अलग हो सकता है, पुलिस का अलग हो सकता है, और आपदा प्रबंधन का अलग हो सकता है। तो देख लीजिएगा एक बार। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय, लेकिन ज़्यादातर जो है आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो यही नंबर आपके होते हैं।
चलिए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोगों के घर डूब जाते हैं, पशु बाढ़ में बह जाते हैं और खाने पीने की भी समस्या होती है। भूकंप आने के बाद हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे घर के जो है पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं, आवागमन पूर्णतया बंद और खाने पीने की समस्या भी हो सकती है। किसी भी आपदा के बाद जनजीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमारे लिए। तो रहने के लिए देखिए आवास की व्यवस्था करना, रोजगार उपलब्ध कराना और खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। अंतिम क्वेश्चन है जो कि यदि आपके इलाके में भूकंप आए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि घर से बाहर निकले, खुले स्थान पर निकल जाएंगे, किसी मजबूत मेज के नीचे छिप सकते हैं और भूकंप के शांत होने तक हम इंतजार करेंगे। तो और बाकी ये प्रोजेक्ट का बंद है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला जो प्रश्न है कि बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। तो देखिए, अगर बाहर का तापमान ठंड है, जैसे वर्तमान में सर्दियां पड़ रही हैं, जब आप फूंक निकालेंगे तो बाहर के तापमान से हमेशा गर्म ही हवा निकलेगी, यानी कि हमेशा विपरीत हवा आपके मुंह से निकलेगी। दूसरा, जलवाष्प पानी की बूंदों में कब बदल जाएगा। तो देखिए, ठंडी जगह मिलने पर, जब वाटर वेपर जो जलवाष्प होती है उसे ठंडी जगह मिलेगी, जैसे आप आप पानी कर रहे हैं तो जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है, लेकिन कोई ठंडी चीज़ अगर आप ठंडी प्लेट उसके ऊपर रख देंगे तो वो बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। देखा होगा आपने। घरों में रोशनदान ऊपर की ओर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, हवा के आने जाने के लिए। ठीक है, चलिए, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की बात करें तो बीन और बांसुरी जो है ये फूंक मार के बजाए जाते हैं। रिक्त स्थान भरेंगे तो अपने रुमाल या किसी मुलायम कपड़े में 2-3 बार फूंक मारने पर कपड़ा क्या हो जाता है, गर्म, क्योंकि आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है। जब हम तेज दौड़ते हैं तो सांसों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बुखार में माथे पर ठंडे पानी से भीगे कपड़े की पट्टी रखने से आराम मिलता है। इससे क्या होता है कि बुखार में आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो हम ठंडे जो है पानी की पट्टी रखते हैं, जिससे तापमान कम हो शरीर का। वर्षा ने चाय पर फूंक मारी है, फूंक की हवा से चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि चाय ज़्यादा गर्म है और आप जो फूंक मार रहे हैं वो उतना गर्म नहीं है, इसलिए वो उसको ठंडा करेगी। उबले गर्म आलू को ठंडे पानी में भिगोने पर जो है डालने पर पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर आएगा। तो देखिए, आलू का तापमान कम हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा गर्म था, और धीरे धीरे जो है पानी का तापमान थोड़ा बहुत बढ़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 72 बार प्रति मिनट जो है एक व्यक्ति सांस लेता है सामान्यतः। बुखार आने पर ठंडे पानी से भिगोकर पट्टी माथे पर क्यों रखते हैं, शरीर के तापमान को कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 5 है, डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग हमारी धड़कन से मापते, धड़कन यानी कि किसके द्वारा मापते हैं हमारी धड़कन, क्या हम भी किसी और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर जो होते हैं, जिसे आला कहा जाता है, वो अपने कानों में लगाते हैं और आपके सीने पर लगाते हैं, उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। इसका प्रयोग करते हैं। हम भी हृदय पर कान लगा करके ध्यान से जब सुनेंगे तो धक धक की आवाज़ हमें सुनाई देगी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस में क्या अंतर आता है। तो बैठे बैठे सांस लेंगे तो आप लीजिएगा, गिनिएगा उसको, समान रहेगी। लेकिन जब आप कूदने के बाद सांस लेंगे तो स्पीड आपकी दोगुना हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा खपत हो रही है। नेक्स्ट है कि अगर हाथों को मुँह से थोड़ी दूर पर रख करके फूंक मारते हैं तो मुँह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी या ठंडी। तो ऐसा करने पर मुँह से जो निकली हवा है वो हमें गर्म लगेगी। गर्म हवा का बहाव किस ओर होता है। तो देखिए, गर्म हवा कम वजन की होती है, यानी कि हल्की होती है, तो ये नीचे से जो है ऊपर की ओर जाएगी, और जो ठंडी हवा है वो कहाँ आएगी, ऊपर से नीचे की ओर आती है। किसी दर्पण पर रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर फूंक मारने पर शीशा कहाँ पर ज़्यादा धुंधला होगा। तो देखिए, सर्दियों के मौसम में कांच पर फूंक मारने पर बाष्प के कण कांच पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे धुंध बन जाती है। इसी कारण से जो है दर्पण पर अधिक धुंधलापन रहेगा। कहाँ पर रहेगा, पहाड़ों पर। चलिए आगे चलेंगे। एक गुब्बारे में गर्म हवा और दूसरे में ठंडी हवा भरी है। दोनों गुब्बारों को आसमान पर छोड़ते हैं तो दोनों के बहाव या गति में क्या अंतर होगा, कारण सहित लिखेंगे। तो ऐसा करने पर जो है ठंडी हवा का गुब्बारा नीचे की ओर आएगा, और गर्म हवा वाला जो गुब्बारा है वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा क्या होती है, भारी। मैंने आपको बता ही दिया है। दिए गए चित्रों में देखिए, 2 चित्र देखिएगा। ये लड़की सर्दी है और ये अपने हाथों को रगड़ रही है, और ये चाय पी रही है दूसरी लड़की, जो और फूंक मार के इस चाय को ठंडा कर रही है। अब प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, बताना है हमें कि पहले चित्र में जो है सर्दी होने पर लड़की फूंक मार करके अपने हाथों को गर्म कर रही है,
क्योंकि बाहर का तापमान कम है और सब बॉडी का तापमान ज़्यादा है। वहीं दूसरे चित्र में गर्म चाय में एक लड़की फूंक मार रही है और चाय ठंडी कर रही है, अर्थात फूंकने का तापमान बाहरी तापमान के विपरीत होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद शुरू करेंगे। पार्ट 16 कौन करेगा यह काम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे कि अधिकतर घरों में जो है महिलाएं और लड़कियां ही साफ सफाई का कार्य करती हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं। तो देखिए, मैं मानता हूं कि लड़के और लड़कियों के कार्य जो है समान होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। हमें टॉयलेट जो शौचालय है नियमित साफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए या व्यस्त, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए हमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। किसने कहा था। ये गांधी जी ने जो है, किसने कहा था। ये गांधी जी ने कहा था। चलिए, कूड़े कचरे का सही निपटान करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो नीले डस्टबिन में हमें गीला कचरा डालना होता है और हरे डस्टबिन में सूखा कचरा। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने जाति के भेदभाव पर बदलाव लाने की कोशिश की थी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। अपने घर एवं विद्यालय का जो टॉयलेट साफ कर रखना हम सबकी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है। आजकल ऑटोमेटिक स्वीपर मशीन से भी कचरा साफ किया जाता है। आपके घर में शौचालय कौन साफ करता है। तो देखिए, हम सब मिलकर करते हैं, जब भी जिसको मौका मिलता है, माँ बाबा दादा सब करते हैं। चलिए, आप अपने घर को साफ करने में क्या मदद करते हैं। तो हम झाड़ू पोंछा और सामान जमाने में मदद करते हैं। आप अपने स्कूल बैग की सफाई कब करते हैं। तो प्रतिदिन हम अपने स्कूल बैग की सफाई स्कूल आने से पहले देख लेते हैं, कोई कचरा वगैरह तो नहीं है और सारी पुस्तकें हमारी व्यवस्थित हैं। क्या समाज में लोगों के द्वारा किया जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिएगा, समाज में आज भी ये बुराई है कि लोगों को ना तो समान रूप से देखा जाता है और ना ही उन्हें वेतन और समान अवसर दिए जाते हैं। आपके विद्यालय में कूड़े कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। तो हमारे विद्यालय में कूड़ेदान रखे हैं, जिसमें हम सभी कचरा डालते हैं। नेक्स्ट है कि सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उनके प्रति जो है हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारा जो शहर है वो स्वच्छ रखते हैं। अगला है कि साफ करने वालों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लगेंगे। तो देखिएगा, उन्हें कचरे की गंदी बदबू का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि बीमारियां भी उन्हें पकड़ लेती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कम से कम कचरा फैलाएं, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। नौवां प्रश्न है कि अगर सफाई कर्मी जो है हड़ताल पर चले जाएं तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सभी जगह पर गंदगी फैल जाएगी और इसके साथ ही बीमारियां बढ़ने लगेंगी और पर्यावरण भी दूषित होगा। सामाजिक रूप से हमें क्या करना चाहिए कि सफाई कर्मी ऐसा ना कदम ना उठाएं। तो हमें जो है उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें वेतन दिलाना चाहिए या देना चाहिए। आगे है, दिए गए चित्रों को पहचान करके उनके नाम लिखिए। इनमें से आपको कौन से कार्य करना चाहेंगे, कौन से नहीं। कारण सहित लिखेंगे। तो जैसे कई चित्र जो है मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पुताई कर रहा है, तो ये पुताई का कार्य। अब एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, उससे प्रश्न पूछे, तो उसके जवाब द्वारा दिए गए जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं। तो उसने कहा मुझे पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि कला करने का एक मौका मिलेगा, कई तरीके से हम बना सकते हैं। ये दूसरे में उसने बताया क्या हो रहा है, खाना बना रहे हैं लोग, आपको पसंद है। हाँ, बिल्कुल पसंद है। या उसने क्या बताया कि जो मन करेगा मैं वो बना के खाऊंगा। इसी प्रकार से गाड़ी चलाना पसंद है, जहाँ जाना होगा वहाँ चल पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये देख सकते हैं आप, चित्रों के अनुसार जो है उत्तर यहाँ पर दिए गए थे, जो मैंने यहाँ लिख दिए। आप अपने उत्तर बदल के लिख सकते हैं। आपको जो पसंद है कारण लिखिएगा, जो नापसंद है उसका भी कारण लिखेंगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। चलिए, ये फांद ली दीवार जो पाठ 17 हम शुरू करेंगे। चलिए, शुरुआत करेंगे थी कि पहला विकल्प जो है कि लड़के लड़कियों के खेल किस तरह के होने चाहिए। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर है वो है एक समान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल आप क्रिकेट देख रहे हैं, हॉकी, हर खेल में जो है लड़के लड़कियां समान रूप से प्रतिभागी कर रहे हैं। जो है लड़कियां अभी वर्ल्ड कप भी लाई हैं, आपको पता ही होगा। घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह क्या है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इन्हें कहते हैं हम आउटडोर गेम्स, जो घर के बाहर खेल सकते हैं, और जो घर के भीतर खेलते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडोर गेम्स। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो विकल्प के अनुसार हमारी जो संख्या है वो 12 होती है। चलिए,
खिलाड़ी की योग्यता की पहचान कैसे होती है? उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति से, आर्थिक स्थिति इनसे नहीं होती है। किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से की जाती है, ना कि उसकी जाति और आर्थिक स्थिति से। खेल खेलते समय हमें टीम के खिलाड़ी के रूप में खेलें। कभी मत सोचें कि तुम लड़की हो या लड़का। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से खेल से है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का जो है समान मौका मिले। प्रश्न संख्या 2 कि टीम की एकता से हमें क्या लाभ होता है? तो टीम की एकता होने से जीत आसान हो जाती है, सभी मिलकर प्रयास करते हैं। टीम के लिए खेलना सही क्यों होता है? टीम का हर खिलाड़ी आवश्यक होता है, इसलिए टीम के लिए खेल ना खेलें, खुद टीम के लिए खेल खेलें, ना कि खुद के लिए। देखिए, अगर कोई खिलाड़ी जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें कीपर है ये, तो वो अगर टीम का साथ ना दे तो टीम जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था कि अफसाना दीवार फांद चुकी हैं, इनमें से कौन सी दीवार के बारे में बात कर? तो यहाँ पर देखिए कोई दीवार नहीं थी, यह दीवार जो समाज के द्वारा खड़ी की गई थी वो इन्होंने लांगी थी। और लोग कहते थे कि अफसाना ये नहीं कर सकती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, उन्होंने वो करके दिखाया। यदि आपको किसी खेल को खेलने से रोका जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, हमें तो बुरा लगेगा और हम आवाज़ उठाएंगे कि हमें भी समान अवसर मिलें। आपके घर के ज़्यादातर काम कौन करता है? क्या यह सही है या बदलाव करने की आवश्यकता है? तो हमारे घर में ज़्यादा काम जो है माँ करती हैं, लेकिन इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सभी को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। अगर आप खेल नहीं खेलेंगे तो आपको क्या क्या हानि होगी? तो देखिए, हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर भी जो है अस्वस्थ रहेगा। आपके विचार से लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर होना चाहिए या नहीं, और क्यों? तो देखिए, लड़के व लड़कियों के खेलों में कोई भी अंतर ना होना चाहिए, क्योंकि सभी एक समान है, कोई अंतर ही नहीं है। 9वां प्रश्न है कि आप एक टीम के लीडर हैं जहां विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी हैं आपके साथ। आप खिलाड़ियों में एकता की और टीम की भावना लाने के लिए क्या क्या करेंगे? तो देखिए, हम टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। उनमें हमेशा मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे कि हम कर सकते हैं और बेहतर हम कर सकते हैं, जिससे वे देश और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आजकल लड़कियां सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपने कौन कौन से क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ती हुई देखा है? आपके विचार से क्या है, सही है? तो आजकल देखिए, लड़कियां समान रूप से हर क्षेत्र में जो है आगे हैं। हमने सेना में, आपने देखा होगा, आर्मी में बड़े बड़े पदों पर लड़कियां तैनात की गई हैं। रेलवे में पहले ड्राइवर और अन्य पोस्टों पर हिचक होती थी, लेकिन आज समान रूप से हैं। हवाई जहाज़ों में आपने देखा होगा कि पायलट के रूप में जो है वो समान रूप से कार्य कर रही हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां योगदान दे रही हैं। कर दूंगा। चलिए शुरू करेंगे पाठ 18, जाएं तो जाएं कहाँ। चलिए, पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पीय है कि त्रज्या के गांव छोड़ने का कारण क्या था? तो वो था कि गांव में एक बांध बन रहा था जिसके लिए सभी को अपनी ज़मीन देनी थी। नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांवों को क्या फ़ायदा होता है? तो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। त्रज्या के पूर्वज कहाँ के थे, कहाँ रहते? तो सिंदूरी गांव में रहते थे। त्रज्या जब मुंबई पहुंचा तो जीवन यापन के लिए उसने कौन सा कार्य किया? तो उसने क्या कार्य किया कि मछली पकड़ने की जाली की मरम्मत का कार्य जो है शुरू किया। नेक्स्ट है, सिंदूरी के लोग खेड़ी के लोगों को बिन बुलाए मेहमान कह करके मजाक उड़ाते थे। सिंदूरी के जो लोग हैं वो खेड़ी के लोगों को। इसके बाद त्रज्या खेड़ी गांव में बांध बनने के कारण सिंदूरी गांव आया था। खेड़ी गांव में क्या हो रहा था? बांध बन रहा था, जिसके कारण वो सिंदूरी गांव में आया था। त्रज्या भाई मकान और दुकान बेचकर मुंबई आए। खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव आने पर जो है मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ ज़मीन, आवास, खाने पीने सारी चीज़ों की दिक्कत होने लगी। आप बड़े होकर के गांव में रहना पसंद करेंगे या शहर में? तो गांव में रहना पसंद करेंगे हम, क्योंकि लोग अच्छे होते हैं गांव में, सभी लोग एक दूसरे से बोलते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान होता है। त्रज्या के बेटे सोडिया को भी मुंबई आकर के आगे काम करना पड़ा। तो देखिए, उसको जो है मछली के कारखाने में काम करना पड़ा, जहाँ मछलियों को छांटना, सफाई करना उनकी, और उसके बाद वो जब वहाँ से निकलता था तो स्टेशन वगैरह पर कबाड़ी का काम करता था, बोतलें बीनता था, उनको बेचता था। आपको गांव छोड़ करके दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगेगा? तो हमें गांव छोड़ करके जाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 5वां प्रश्न है कि खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो सिंदूरी गांव में आने पर उन्हें रास्ते में घने जंगल, पहाड़ियों का सामना करना पड़ा, जो कि बहुत डरावना था। गांव का जीवन शहरों के जीवन से किस प्रकार अलग होता है? तो गांव का जीवन जो होता है सरल एवं शांतिपूर्ण होता है। खेती, पशुपालन और पारंपरिक व्यवसाय होते हैं। शहर के जीवन की बात करें तो व्यस्त और गतिशील रहता है, विभिन्न व्यवसाय और नौकरियां वहां पर हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी आते हैं? ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ता है? तो ऐसे बच्चों को घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण के जो है पढ़ाई के साथ काम भी करना होता है। जैसे अगर किसी के घर में कोई दुकान है
तो वो वाली पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद दुकान पर बैठता है, ऐसा चलता रहता है। गांव में बच्चे खेत पर साथ में जाते हैं। बच्चे खेड़ी गांव में काम कर रहे थे और मुंबई में भी काम कर रहे थे, परंतु वे खेड़ी गांव में खुश थे। क्यों? क्योंकि गांव में सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन शहरों में लोग केवल खुद से मतलब रखते हैं। उन्हें पड़ोसी का भी पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में आकर रह कौन रहा है। बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं सोच करके लिखना है। तो ऐसा करने से लाभ और हानि दोनों होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है देखिए। बांध बनने से बांध देश के विकास के लिए आवश्यक है। बिजली बनेगी, जल एकत्रित होगा जो खेती के काम आ सकता है। वहीं लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है तो उनकी खेती, घर और पशु सब कुछ वहीं पर छूट जाते हैं, क्योंकि दूसरे जगह ले जाना इतनी चीज़ें आसान नहीं है। बांध बनाने के लिए कौन कौन से फ़ायदे, कौन से नुकसान हैं? तो फ़ायदे की बात करें तो हमें बिजली का उत्पादन होता है, ज़रूरत पड़ने पर पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या देखिए, तो प्राकृतिक आपदा का खतरा बने रहता है। एक प्रकार देखिए ज़मीन कमज़ोर हो जाती है खुदाई के कारण, कभी भी बांध फट सकता है भविष्य में। और जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पर वो जीव जंतु रह रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, तो उनका तो आवास नष्ट हो गया है ना, तो उन्हें तो दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। चाहिए नुकसान होता है। ये प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि कोई आपके पास बांध है, आपके आसपास, यहाँ पर सीरियल डालेंगे, उसका नाम लिखेंगे, किस शहर में पड़ता है और किस नदी पर वो। पार्ट 19 किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करते हैं? तो वो नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। किसान खेती करने के लिए अब क्या उपयोग करते हैं? तो ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है हर कार्य में लगभग। आजकल किसान पट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जुताई व बाजार की खाद का उपयोग करता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो केंचुआ जो है प्राकृतिक रूप से बनाता है, ज़मीन को काफ़ी नरम करता है और अंदर गहराई तक जो है एक प्रकार से पतला बनाता है। खेती से जुड़ा कोई त्यौहार, तो वो लोहड़ी है, फसल आने पर यह मनाया जाता है। राजू ने अधिक फसल उत्पादन के लिए ट्रैक्टर खरीदा और बाजार की खाद डाली, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयाँ भी डाली। उससे धीरे धीरे ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है, उसको कम करती हैं। ज़मीन को जोतने के लिए कल्टीवेटर, जिसे बखर कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं और फसल काटकर सीधे बीज निकालने के लिए हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। काटकर सीधे बीज निकलता है, इससे भूसा वूसा सब अलग होता जाता है। कुछ बीजों को तोड़कर यानी कि दलकर दाल बनाई जाती है, कुछ बीजों को अंकुरित करके खाया जाता है। तो अंकुरित करने के लिए बीज हमेशा कैसा पूरा होना चाहिए, उसे हमें तोड़ना नहीं है। एक ही प्रकार के किस्म बीज को लंबे समय तक ज़मीन में बोने से फसल का उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन उपजाऊ और नरम हो जाती है। चलिए, दो अनाजों के नाम लिखेंगे जिनसे रोटियां बने, तो गेहूं, बाजरा और ज्वार की रोटियां बनती हैं। अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो सुखा करके नीम की पत्तियां मिलाकर हम इनमें रखते हैं। आप बड़े होकर खेती करना चाहेंगे या नहीं? तो हाँ, मैं बड़ा होकर अच्छे व उन्नत तरीके से खेती करूँगा। यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा? भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी और उत्पादन भी कम होगा। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो बदल बदल के उत्पादन करें, कभी कोई फसल उगाएं, कभी कोई फसल हो। इससे क्या है, मिट्टी बढ़िया रहती है। आपके क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि आपके आसपास कई तरह के बदलाव हुए हैं, इनमें से कौन से बदलाव तरक्की प्रगति के लिए माने जा सकते हैं और कौन से नहीं? तो देखिए, खेती करने के लिए आज के समय में नवीन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए जिन रसायनों का प्रयोग हो रहा है वह स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ गलत भी हैं। खेती दिए गए संबंधित कार्यों को छाँट करके हमें क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, उसके बाद फसल कटती है और फिर चलिए, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है। सबसे पहले दिए गए खेती से संबंधित कार्यों को छाँट कर लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, क्रम नहीं लिखना है हमें, केवल वो कार्य लिखने हैं जो खेती से संबंधित है। जैसे भोजन बनाना संबंधित नहीं है, तो बुआई करना, सिंचाई करना, फसल काटना और ज़मीन जोतना खेती से संबंधित कार्य। नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान करके, तो इनमें से आपको थोड़े दिखेंगे स्पष्ट। चने का बीज जैसे ये दिख रहा है, सोयाबीन ये रहा आपका, गेहूँ ये रहा, बाजरा और आपका मूंग जो है ये रही, शायद आगे होगी। ठीक है, चलिए दीर्घोत्तर प्रश्न में देखेंगे तो पुराने समय में वर्तमान समय में खेती में आए तकनीकी बदलाव को नीचे दिए गए कार्यों के आधार पर, जैसे जमीन जोतना पुराने समय में हल से, आज कल्टीवेटर का प्रयोग, बीज बोने के लिए तिफान, आज सीड ड्रिल, फसल के रोगों से बचाने के लिए गौमूत्र और निवौली डाली जाती थी, आजकल कीटनाशक डालते हैं, फसल काटने के लिए दराती का प्रयोग करते हैं ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के साथ, बीज निकालने के लिए पहले कूट करके निकालते थे, आज थ्रेसर और हार्वेस्टर के माध्यम से निकालते हैं। नीचे दिए गए चित्रों
नीचे दिए गए कृषि संबंधित चित्रों को देख करके कृषि में यहाँ बदलाव हुए क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है बताना है। तो दोनों चित्र जो है खेती से में हुए बदलाव को दिखाए गए हैं। प्रथम चित्र में खेती के लिए बैल का हल का प्रयोग करते थे। पहले चित्र में आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहले जो है खेती के लिए क्या करते थे, बैल और हल का उपयोग करते थे। लेकिन आज के समय में इसमें क्या होता था, काफ़ी मेहनत भी लगती थी और समय भी लगता था। लेकिन आजकल ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, इससे समय और जो है पैसे की भी बचत होती है। ये प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर दिया गया है लोग। तो ये चलिए शुरुआत करेंगे पाठ 20 किसके जंगल अभ्यास प्रश्नों के साथ कि बुधिया माई जंगल को कहती थी। तो क्या कहती थी, साझा बैंक। साझा बैंक यानी कि जिसमें सभी का बराबर सहयोग होता है। झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं। क्यों देते हैं, जिससे कि ज़मीन उपजाऊ हो, यानी कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए कार्य किया जाता है, ज़मीन को थोड़ी राहत दी जाती है। मिजोरम में चराव नाच किया जाता है। कब कहते हैं, फसल के जब पकने पर, जब फसल पक के आती है तो चराव नृत्य किया जाता है। जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल पर हक दिलाता है किसके लिए, आदिवासी जो जंगल में रह रहे होते हैं उनके लिए। जंगल को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किताबों को पढ़ना। कई बार जंगलों में आग लग जाने पर पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। वह राख भूमि को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है। राख अगर आप खेतों में भी डालते हैं तो आपकी भूमि उपजाऊ होती है। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार लोग कम से कम जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वन और उसकी उपज पर अधिकार है। आदिवासियों की जंगल पर निर्भरता उनके भोजन और रोजगार के लिए है। सारी चीज़ उनकी उस पर ही निर्भर रहती है। सूरमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे, तो सूरमणि के साथ बच्चे घूमते थे जंगल में। क्या करते थे, वह जंगल की जानकारी लेते थे और उन जंगल के बारे में सीखते थे। और उसके साथ ही बोलचाल में वो कुडुख भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। चमकते सितारे कैसे बनते हैं, तो चमकते सितारे सूरमणि के लिए, जो सूरमणि जिसे स्टार गर्ल कहा जाता था, उसकी तरह स्कूल जाकर बनते हैं। तोरंग का अर्थ क्या होता है, तो तोरंग कुडुख भाषा में जंगल कहते हैं। जंगल को कहते हैं कुडुख भाषा में तोरंग। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की परस्पर निर्भरता कैसे होती है, तो दोनों ही एक दूसरे से भोजन की प्राप्ति करते हैं। देखिए, पेड़ पौधों पर जीव जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, उनके पत्तियों का रस पीते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं। और जीव जंतु क्या करते हैं, हरी हरी पत्तियां खाएंगे और ये सब खाते हैं। ठीक है, चलिए, जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जंगल की सभी वनस्पतियों पर सभी आदिवासियों का समान अधिकार होता है, इसलिए वह इसे साझा बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरमणि को तोरण केंद्र, सूरमणि का जो तोरण केंद्र था उसमें क्या क्या सिखाया जाता था, तो सूरमणि के जो तोरण केंद्र उसमें पारंपरिक उनके गीत गाना, जिससे उनकी जो है संस्कृति बनी रहे। जड़ी बूटियों की समझ क्या होती है, बांस से कला बनाना आदि चीज़ें सिखाई जाती थीं। जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को इस सारणी में लिखेंगे। तो जैसे शहद मिलता है, शहद से क्या मिठाई औषधियाँ बनती, जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनती हैं। बांस से टोकरी और पुल आदि का निर्माण किया जाता है। आदिवासियों व अन्य लोगों की जंगल पर निर्भरता समान है या अलग अलग, तो देखिए दोनों की निर्भरता अलग अलग होती है। आदिवासियों का पूरा जीवन जो है जंगल पर निर्भर रहता है, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं जैसे हम हैं, आप हैं, तो आवश्यकता अनुसार जंगलों का उपयोग करते हैं। जैसे लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए इत्यादि। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इसका क्या तात्पर्य है, बताना है। तो देखिए, जंगल नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि जंगल से हमें ऑक्सीजन देते हैं। जंगल वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, बड़े बड़े पेड़ वर्षा कराते हैं। और जंगल में औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हमारे मिलती हैं, जिससे हमारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये पार्ट 21 किसकी झलक किसकी छाप। तो सबसे पहले श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने हेतु किया जाता है, तो देखिए श्रवण यंत्र से समझिएगा कि कानों से सुनते हैं ना, तो कानों की कमी कम सुनाई देना, इसलिए उपयोग किया जाता है। पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है, तो सभी सुनते आ रहे हैं कि 2 बूंद जिंदगी की। मेंडल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधे का प्रयोग किया था, तो वो था पौधा मटर का। नीलिमा को उसकी नानी से कौन सा गुड़ मिला है, गुड़, तो वो मिला है घुंघराले बालों का। आगे है, कुछ आदत और गुण आपको कहाँ से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ी के रूप में आते हैं। जैसे कि मटर के पौधे में बात करें तो उसका कलर, उसका चिकनापन, कई चीज़ें जोड़ियों से जाती हैं। परिवार के अलावा कई हुनर, कौशल और कई बातें हम जो है अपने आसपास का परिवेश होता है, पर्यावरण होता है, उससे सीखते हैं। आपके मामा के भाई का आपसे क्या रिश्ता होता है, तो मामा जो माता हैं हमारी, उनके भाई से हमारा रिश्ता क्या होता है, मामा और भांजे का।
माता या पिता की पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी, कारण सहित लिखना है। तो क्योंकि जो है पोलियो है वो जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ना कि आनुवांशिक। माता पिता से हमें केवल वही बीमारी मिल सकती है जो आनुवांशिक हो। चलिए आगे है। सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज आदि किससे मिलती हैं? तो ये हमारे परिवार, जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे मिलते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों में क्या बताया? तो उन्होंने एक पूरी डेफिनेशन दी थी जिसको आप अपनी पुस्तक आसपास में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया था कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मेंडल ने अगली पीढ़ी के बारे में बताया था कि ज़्यादातर पौधे जो है पीले और चिकने बीज वाले अगली पीढ़ी में होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो चिकने बीज हैं वो खुरदुरे हो जाएं। यदि दो जुड़वा बच्चों को आपस में ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनके व्यवहार व गुणों में क्या अंतर आएगा? तो देखिए, गुण एवं व्यवहार हमारे जो आसपास का पर्यावरण है उससे बनते हैं, इसलिए दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। यदि कि दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, एक ही माँ बाप के हैं, अगर उन्हें हम दो वातावरण में रखें, एक को गरीब माहौल दें, एक को अमीर माहौल दें, तो दोनों का जो है रहन सहन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। आपके कौन से गुण जो है पिताजी के परिवार से और कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते हैं, बताइए। तो पिताजी के परिवार से सभी बच्चे अपना अलग अलग लिखेंगे क्या मिलता है, और माताजी के परिवार से क्या क्या मिलते हैं वो अलग अलग आप लिखिएगा। क्या आप किसी जुड़वा को जानते हैं, बच्चे को, जो पता करके लिखें उनसे क्या मिलता जुलता है? तो देखिए, हमने एक बच्चे को देखा जिसका चेहरा काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन उनकी आदतों में जो है अंतर पाया गया। आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों, सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं? जैसे परिवार में बच्चा क्या सीखता है? तो बोलचाल, चलना, खाना पीना और कपड़े पहनना। शिक्षक और सहपाठियों से चीज़ों को याद करना, लिखना और पढ़ना आदि सीखता है। 10वें की बात करें तो अम्बरीश के परिवार में 10 सदस्य हैं। इनके गुणों के आधार पर नीचे दी गई जानकारी पाई चार्ट में बनाइए। उदाहरण को ध्यान से देखकर समझकर बनाना है। तो दादा, पापा, बुआ, अम्बरीश का भाई, चाचा के बाल घुंघराले हैं इन सभी के। मम्मी, अम्बरीश और पापा की आंखें नीले हैं। अम्बरीश की बहन दादी की नाक पतली है। तो ये देखिए पाई चार्ट बनाया गया है कि 50% लोग चावल खाते हैं, 25% चावल व रोटी, 5% अन्य चीज़ों का उपभोग करते हो, 20% रोटी। इसी प्रकार से हमने ये 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, शुरू करेंगे पाठ 22। फिर चला काफिला। तो देखिएगा कि रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पलायन। कर्ज वसूलने का कार्य कौन करता है? तो मुकादम कहा जाता है जो कर्ज वसूलने का कार्य करते हैं। धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में क्या करता है? गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में रहता है। आगे बढ़ेंगे कि गन्ने के कारखानों तक पहुंचने का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले उसकी कटाई की जाती है, फिर उसके गट्ठर बनाए जाते हैं और शक्कर के कारखानों में उसे ले जाया जाता है। अगर गुड़के में ले जाते हैं तो वहाँ पर ले जाएंगे। मुकादम शक्कर के कारखाने में जो है दलाल है। धनु का परिवार दशहरे के बाद ही से ही गाँव छोड़कर जाएंगे। काम की तलाश में लोग पलायन करते हैं, साथ में भी बच्चे भी जाते हैं। उन बच्चों के लिए उस स्थान में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? पढ़ने की। पूरणपोली गुड़ और चने की दाल से बनी जो है मीठियाँ रोटी होती हैं, उन्हें पूरणपोली कहा जाता है। यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है उसे भूल जाते हैं और पीछे भी हो जाते हैं, क्योंकि जो जा रहे हैं वो बच्चे अपना आगे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कुछ माह बारिश नहीं होती है और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के लोग, गाँव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? तो गांव के लोग जो जमींदार होते हैं उनसे कर्ज लेते हैं और मुकादम जो होता है, जो दलाल होता है, उसके खेतों पे काम करते हैं। बारिश के पानी के अलावा भी किसान और कौन से पानी के संसाधनों का उपयोग कर के खेती कर सकते हैं? तो कुआं हो या नहरें हो, नदियाँ और ट्यूबवेल आदि से पानी ले सकते हैं। यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उसे क्या परेशानी आएगी? देखिए, अगर कोई गरीब परिवार है, उसे लंबे समय तक कोई कार्य नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उसे खाने पीने, उसको जो बीमार होते हैं उनके इलाज, और वहाँ तक कि जो किराया देना होता है उनके रहने का, रूम का, उन्हें, तो उसकी भी समस्या उन्हें होती है। नेक्स्ट है कि धनु के गाँव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं। जब परिवार के कौन से लोग जो है गाँव में ही रह जाते हैं? तो गाँव में जो बूढ़े लोग हैं और जो बीमार लोग हैं वे गाँव में ही रह जाते हैं, लोग उन्हें बाहर नहीं ले जाते हैं। धनु 6 महीनों के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है, वहाँ उसे के बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? तो ऐसे लोगों के लिए जो है सरकार को द्वारा छोटे छोटे स्कूल खोले जाने चाहिए, जैसे कोई आंगनबाड़ी खोल दें या प्राइमरी स्कूल जैसे खोल दें, तो
तो ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो है उन बच्चों का भविष्य बन सके, नहीं तो वो काफ़ी पीछे चले जाते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। गांव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं, उन परिवारों के पलायन के कोई 3 कारण लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि साल भर उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है, गाँव में महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, शहरों में भी महंगाई हो रही है और पैसा उतना मिलता नहीं मजदूरी का, खेती में पर्याप्त आय नहीं हो पाती है कि वो अच्छे से गुजारा कर सकें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की आदत लग जाती है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? नशे की आदत छुड़वाने के लिए जो है क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो देखिए, नशा करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता जाता है और एक समय बाद वह बीमार भी हो जाता है, जैसे कैंसर या कोई बीमारी गिर सकती है। उसे रोकने के लिए सर्वप्रथम उसे हमें जागरूक करना होगा कि ऐसा करने से जो है उसके साथ उसका पूरा परिवार भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि जन धन उसे सभी प्रकार से हानि होगी। जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव होता है, वे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? तो ऐसे परिवारों के बच्चों की पढ़ाई अक्सर छूट जाती है और उनका मानसिक विकास और सीमित रह जाता है, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, कैसे लगते हैं? चलिए पाठ 23, मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। अभ्यास प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। बहुवस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक कौन सी फसल होती है मध्य प्रदेश में? तो वो होती है गेहूं और सोयाबीन। राष्ट्रीय उद्यान से क्या में आय का साधन क्या होता है? तो वहाँ आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनकी टिकट लगती है, वो आय का साधन होती है। किस खनिज से पेंसिल की लीड या स्लेट बनती है? तो पेंसिल में देखा होगा आपने, एक काला भाग होता है जिसके जरिए आप लिखते हैं, तो वो ग्रेफाइट से बनती है। ठीक है, आगे है, जगदीश ने इस वर्ष जो है अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेतों में फसल बोई है, जो मार्च और अप्रैल में काटी जाएगी। तो ये फसल होती है आपकी रबी की फसल होती है। ठीक है, चलिए, पठारों के बीच की जगह होती है उसे घाटी कहा जाता है। जैसे पठार है, मान लीजिए एक पठार है, ये एक पठार, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसे घाटी कहा जाता है। सोयाबीन की खली एवं भूसा जो है विदेशों में भेजा जाता है, इससे हमारे देश के राजस्व के रूप में हमें धन प्राप्त होता है। जायद की फसल गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा से पहले जो है काट ली जाती है। बालाघाट की जो मलाज खेड़ की खदान है, वहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। यह संकेत जो है हीरा खनिज के लिए किया जाता है प्रयोग। खेती के लिए पशुओं के मलमूत्र से जो है खाद बनाई जाती है, जो आपकी नेचुरल खाद होती है, प्राकृतिक। दिए गए चित्र को हमें बताना है कि ये कहाँ का है और किस राज्य में। तो ये सांची का स्तूप है, जो रायसेन जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है। किन्हीं दो खाद्यान्न फसलों, एक सेकंड, और 2 व्यावसायिक फसलों के नाम। तो खाद्यान्न यानी कि जो खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं और चावल, इसी के लिए बो देते हैं लोग। व्यावसायिक फसल जो बेचने के हिसाब से बोते हैं, तो सोयाबीन कोई घर थोड़ी खाएगा। और अफीम जो है, इसकी खेती भी जो है व्यवसाय के लिए की जाती है। गाय के दूध को अमृत सामान क्यों माना जाता है? तो यह शरीर के लिए जो है पर्याप्त पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है आपके जिले का नाम, जैसे टीकमगढ़। रबी की फसल कौन सी होती हैं? तो गेहूं, चना, मटर हमारे यहाँ बोया जाता है। खरीफ की फसल बात करें तो मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। आपके यहाँ अगर कोई और बोई जाती है तो आप वो लिखिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 कि दी गई फसलों के उत्पादक जिलों के 2-2 नाम लिख करके प्रदेश के नक्शे में निर्देशानुसार रंग दर्शाना है। तो गेहूँ देखिए, उत्पादन का जिला क्या है और उसका रंग नारंगी। तो इस प्रकार से आपको भरना है। देखिए, यहाँ सारी चीज़ें सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, सभी जिले आपके ये आसपास की बुक है जो, उसमें ये दिए गए हैं, यहाँ से आप दीजिएगा। इसके बाद ये इस पेज पर आपका जो मैप है, इस पर आप उसी कलर को भर दीजिएगा। इससे जो है आप एक मैपिंग करने की कला भी सीख सकते हैं। दिए गए चित्र का अवलोकन करके हमें पठार और पर्वत में अंतर बताना है। हमारे देश में पाए जाने वाले पठारों के नाम। तो देखिए, पठार पर्वत जो होते हैं, इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, आप देख रहे होंगे। और जो पठार इसकी देखिए नोक होती है, चोटी होती है, लेकिन इसका जो है ऊपरी भाग समतल रहता है। किसका? पठार का। पठार की बात करें तो MP में कैमूर, विंध्या, सतपुड़ा और मालवा का पठार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 के नीचे कुछ खनिजों के नाम सारणी में दिए गए हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस सारणी में हमें बताना है। तो लोहे का प्रयोग देखिए मुख्यतः जो है ग्वालियर और विदिशा में मिलेगा, जिससे बर्तन, इमारतें और फर्नीचर में प्रयोग करते हैं। तांबा आपका बालाघाट में मिलता है, सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
सोना चांदी आपको जबलपुर कटनी तरफ मिलेगा। सिक्के और आभूषण इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करते हैं। हीरे की बात करें तो पन्ना की खान प्रसिद्ध है, जो आभूषण या आभूषण में और जो कांच काटने में, कांच लिखा है यहाँ, कांच काटने में प्रयोग करते हैं। कोयला सिंगरौली में होता है। बिजली निर्माण और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कि खेती और पालतू पशुओं में परस्पर निर्भरता होती है। इस कथन के संबंध में हमें अपना विचार देना है। तो देखिए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। खेती के लिए हम पशुओं की आवश्यकता होती है, और जो है क्योंकि पशु जैविक खाद व खेतों की सफाई करते ही हैं, वहाँ पर जो आपका अपशिष्ट बचता है उसको खाते हैं। वहीं खेती से ही पालतू पशुओं भी जीवित रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है संपदा किसे कहते हैं। आपके प्रदेश की कृषि संपदा और पशु संपदा के बारे में बताना है हमें। तो संपदा से सामान्य आशय होता है हमारे जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं आपके राज्य में, देश में, तो वो कहलाते हैं। ये मानवीय संपदा अथवा प्राकृतिक संपदा हो सकती है। कृषि संपदा जैसे आपके राज्य में मैं बात करूँ, भूमि से जो है कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, तो वो आपकी एक कृषि संपदा है। पशु संपदा की बात करें तो जैसे गाय किस प्रकार हैं, घोड़े, कौन सा पशु आपके ज़िले में या राज्य में अधिक मात्रा में है, तो वो पशु संपदा कहलाता है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा वीडियो एनवायरनमेंट के ऊपर। कक्षा 5वीं का पूरे 23 पार्ट हमने इस वीडियो में देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अन्य जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा करके वो वीडियोज़ भी देखिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे पायदान पर लेकर जा सकते हैं। सभी के लिए जो है मंगल शुभकामनाएँ। आपके सभी एग्ज़ाम अच्छे से जाएँ। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।